हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, यूपी पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सब बच्चों के लिए जिनको एग्जाम देना है यूपी पुलिस के अंदर। ये केवाईसी का चक्कर या आधार का बहुत ज्यादा सख्ती से इस बार भर्ती बोर्ड कर रहा है, क्योंकि जो पहले एग्जाम हुआ था फरवरी में, उसमें वो सख्ती देखने को नहीं मिली थी। इनकी कोशिश है किसी भी तरह से कोई भी सॉल्वर बंदा या कोई किसी की जगह जो एग्जाम देने चला जाता, फोटो मिक्सिंग वगैरह, इस तरह की चीजें सामने किसी भी तरीके से नहीं आनी चाहिए। अगर आए तो तुरंत के तुरंत सॉल्वर वहीं का वहीं अरेस्ट हो जाए। ये आप सबकी बेहतरीन के लिए है और मुझे लगता है कि आप लोगों को इसमें सहयोग करना चाहिए और इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए, क्योंकि आप में से आपका कोई हक कोई और ना ले जाए, आपका हक कोई और ना ले जाए, इस कोशिश में भर्ती बोर्ड है और यही हम सब लोग चाहते भी हैं। अब इसके लिए थोड़ी सी समस्याओं से आपको हो सकता है गुजरना पड़े, तो उसके लिए आपको थोड़ा तैयार रहना चाहिए। सिस्टम को मतलब कोसने के बजाय वो मजबूरी भी हमें समझनी पड़ेगी कि हाँ, अगर ये सब चीज़ें करना है, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से होनी है, तो ये सब चीज़ें हमें उसमें सहयोग करना चाहिए। तो बच्चे, यहाँ जैसे आधार केवाईसी है, तो इसमें फॉर्म में आधार डिटेल्स नहीं डाली। बहुत सारे बच्चों को ये है, देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो एडमिट कार्ड आ रहे हैं, क्योंकि एडमिट कार्ड 25 तक वाले बच्चों के आ गए हैं, 23, 24, 25 वालों के, तो मैं थोड़ा दिखाना चाहूंगा कि केवाईसी का वाला वर्ड आया ही क्यों है और ये किस तरह से, जिनका आधार वेरीफाइड नहीं है उनका एडमिट कार्ड कैसे आ रहा है। तो जैसे ये एक मैंने एडमिट कार्ड लिया जिसका आधार वेरीफाई नहीं है, एक एडमिट कार्ड लिया जिसका आधार ऑथेंटिकेटेड है। अब आप सोचते होंगे सर, एक खबर आई थी कि 20,000 अभ्यर्थी संदिग्ध, क्या ये बच्चा उसमें आ गया, संदिग्ध अभ्यर्थियों में आ गया? नहीं। इस ऐसे बहुत सारे बच्चे अपने आप को उन 20,000 के अंदर पालेंगे कि सर मुझे तो अब एग्जाम देने नहीं जाना चाहिए क्योंकि मैं तो संदिग्ध में आ गया, कहीं मुझे पकड़ ना ले। भाई, अगर आप रियल हो और आपने फॉर्म भरा है, इवन इस बच्चे का भी मतलब आया था कॉल कि सर हमने ई वेरीफाई हमारा नहीं आ रहा है, तो हम तो संदिग्ध में आ गए, कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस हमें ही धर दे। तो भाई, इस बच्चे की पता है क्या गलती है? इस बच्चे की सिर्फ इतना गलती है कि सर मैंने पता है आधार कार्ड नहीं लगाया, अटैच नहीं किया अपने फॉर्म में। उसका कारण था कि मेरे आधार कार्ड में ना डेट ऑफ बर्थ मेरी मैच नहीं कर रही थी, और जब मैं आधार कार्ड अगर मैं ऑथेंटिकेट करता तो मेरा वहाँ आधार कार्ड ही देखा जाता। तो इस बच्चे को नहीं पता था किसी और आईडी को वो मान्य करेंगे ही नहीं, जो अब इन्होंने कर दिया कि आधार कार्ड से ही एग्जाम सेंटर पर एंट्री होगी। इसको उस टाइम पता होता तो ये भरना ही पड़ता है इसको, पर इसने इस डर से नहीं भरा कि आधार कार्ड में चूंकि डीओबी मैच नहीं है तो मैं डीएल या और आईडी, वोटर आईडी वगैरह ले जाऊंगा तो मेरा पेपर हो जाएगा, आधार कार्ड में करेक्शन बाद में करवा लेंगे। तो इस बच्चे की ये शंका है कि मेरी डीओबी तो उसमें मैच हो ही नहीं रही है, मैं एग्जाम देने भी दूर जाऊँ क्योंकि अपने मंडल से बाहर एग्जाम है लड़कों का, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि भाई फिर मैं वैसे ही परेशान हूँ, वहां जाना आना ही करूँ और संदिग्ध में भी नहीं आया। तो ये टेंशन है इस बच्चे को, ऐसी बहुत सारे बच्चों को और भी हो सकती है। तो मैं इसमें क्लियर कर देता हूं कि अगर आपका ऐसा है कि सर आपने आधार डाला ही नहीं, तो आपके यहाँ पर इस तरह से आ रहा होगा। तो आपको दो काम करने हैं। एक तो आप 2.5 घंटे पहले एग्जाम का जो टाइम है एग्जाम का 10 से 12, इससे 2.5 घंटे पहले होता है 7:30। तो यहाँ लिखा हालांकि रिपोर्टिंग टाइम 8 से 9:30 है, तो 9:30 तक तो वो लोग हैं जिनका इस तरह से आधार है, वो तो 9:30 तक चले जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 9:31 पे वो भी एंट्री नहीं कर पाएंगे जिनका आधार भी वेरीफाई है। तो इन पे क्या है, इन्होंने बोला कि दो नहीं अब 2.5 घंटे, हालांकि दो का ही नोटिस निकला हुआ है, पर ये कह रहे हैं कि अब 2.5 घंटे पहले आ जाओ। तो हो सकता है आपको 7:30 ही वो एंट्री करा लें। तो अगर आप 2.5 घंटे पहले चले जाते हो तो आपके उनको टाइम चाहिए आपको वेरीफाई करने के लिए कि आप सही आदमी है या नहीं है। अब आप क्यों सर, आप मैं आधार ले जाऊंगा, आधार में डीओबी मैच नहीं होगी तो मेरे को भेज देंगे, ऐसा नहीं है। आप साथ में ना वो लेकर के जाना अपनी मार्कशीट वगैरह, क्योंकि सबसे बड़ा प्रूफ अगर कोई डीओबी का है तो मार्कशीट है, या आधार में कोई अन्य गलती है तो आप मार्कशीट, 10th वाली मार्कशीट या उसका सर्टिफिकेट, जो भी एक चीज हो, वहां डीओबी होती है। सबसे बड़ा प्रूफ अगर कोई डीओबी का होता है तो 10th के सर्टिफिकेट माना जाता है। अगर आधार में भी डीओबी चेंज करानी है तो वो भी 10th का सर्टिफिकेट मांगेंगे आपसे। ठीक है, तो ये आप इस तरह से कर लेंगे तो निश्चित तौर पर ये आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। वो आपको सहयोग करने के लिए बैठे हैं, वो आपको पकड़ने के लिए नहीं, अगर आप सही आदमी हैं तो। ठीक है, तो आपका यहाँ सहयोग होगा, बिना डरे जाइए। अब मैं आगे बात कर लेता हूं कि जिनका आधार ऑथेंटिकेटेड है, इन लोगों ने इसका मतलब आधार वगैरह वहां डाला हुआ था, तो उससे कोई इशू ही नहीं है। ये आराम से 9:30 से पहले पहले एंट्री कभी भी कर ले, पर 9:30 से पहले कर ले, तो इनको बहुत पहले जाने की जरूरत नहीं है सेंटर पे कि मैं 2 घंटे पहले ही पहुंचूं, और पहुंच जाएंगे तो कोई बुराई भी नहीं है। ठीक है, चलो। हाँ, बस फ्री है, मैं वो भी बताऊंगा। तो भाई बस फ्री है, लेकिन एडमिट कार्ड की 2 कॉपी लेकर के जाना। मैं वो भी बताऊंगा कि वो उन्होंने एक सीट के लिए मना किया है, एक्स्ट्रा रफ सीट ले जाने के लिए, तो आप कैसे कर सकते हो उसका भी एक तरीका बताऊंगा आपको कि आप रफ कैसे यूज कर सकते हो। तो उसका भी एक तरीका है मेरे पास, मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। बाकी बच्चे, आधार में डीओबी या अन्य डिटेल्स गलत है तो आप अपना 10th का सर्टिफिकेट लेकर के जाए, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ई केवाईसी परीक्षा केंद्र पर अपेक्षित होगी होगी भैया, ये तो होनी होनी है परीक्षा केंद्र पर। ये अगर मतलब ये इस तरह से लिखा आ रहा है उन बच्चों पर जो लोग, जिन लोगों का एडमिट कार्ड में आधार वेरीफाई नहीं है, उनके एडमिट कार्ड पे सब पे लिखा आएगा। अगर आपका आधार ऑथेंटिकेटेड लिखा जाता है एडमिट कार्ड पे तो आपको इसकी चिंता ही नहीं करनी है। फिर आप एग्जाम टाइम से आधा घंटा पहले भी पहुंच रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। किसी का आधार कार्ड वाला रजिस्टर्ड नंबर अब बंद है तो क्या करें? कुछ बच्चों की ये शिकायतें भी आई थी कि सर आधार कार्ड मेरा नंबर वो बंद है, क्योंकि ई केवाईसी करेंगे तो उस नंबर की आवश्यकता होगी। बिल्कुल हो सकती है, पर उनके पास और भी तरीके हैं। अगर आपका आधार नंबर बंद है तो दूसरे तरीके होंगे उनके पास ई केवाईसी करने के, क्योंकि ये नंबर जरूरी नहीं है कि सबके पास आज वो हो। ऐसा तो हमसे नहीं बोला जाता आधार कार्ड में कि सिम को हमेशा के लिए चालू रखना है आपको। बहुत सारे लोगों से नहीं होती है वो सिम यूज, है ना, वो अब वो यूटिलाइज, हालांकि बहुत लोग नंबर नहीं बदलते, पर फिर भी अगर किसी ने बदल दिया है तो डरने की आवश्यकता नहीं है।
और वो नंबर खो गया तो भी कोई आवश्यकता नहीं है। हो सकता है अगर वो नंबर खो गया हो तो उसकी एक एफआईआर ऑनलाइन होती है आजकल, उसकी एक कॉपी ले जाना कि हाँ ठीक है भाई ये आपने और थोड़ा सा और सेफर साइड हो जाओगे मेरे ख्याल से कि ठीक है। आगे अगर हम देखें क्या एग्जाम अटेम्प्ट कैसे करें, एग्जाम अटेम्प्ट की बारी है कि तो मैंने एक ई केवाईसी की बात करी है टोटल जो सबके काम की बात थी। अब ये भी बहुत काम की बात है कि पहले क्या अटेम्प्ट करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर के डरे हुए होते हैं कि मैं पहले मैथ करूं या पहले रीजनिंग करूं या हिंदी करूं या जीएस करूं। होपफुली ऐसा होता है या तो पहले यूपी के पेपर में हिंदी आती है या जीएस आती है, ऐसा देखा गया। हिंदी भी आ जाती है कभी कभी, जीएस भी आ जाती है। मैथ्स रीजनिंग से शुरुआत बहुत कम बार देखी गई है। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि भाई पहले या तो हिंदी आए या जीएस आए, इनमें से एक चीज पहले ही कर दीजिए। दूसरे नंबर पर अगर आप करना ही चाहते हैं तो आप अपनी रीजनिंग ले सकते हैं, लेकिन रीजनिंग करते टाइम इस बात का ध्यान रखना होगा, मैं ये नहीं चाहता कि आप दोनों को पहले कर दीजिए हिंदी और जीएस को, नहीं ये बिल्कुल नहीं है। तो ये हिंदी और जीएस अगर दोनों पहले करोगे ना आप, अगर ये 10-10 12-12 मिनट आपकी खाती और आप पहले कर रहे हो इनको, तो ये 10-10 12-12 नहीं फिर ये 20-20 मिनट खाएंगी, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा यार मैंने तो 20-20 में करके यानी 40 मिनट में 75 क्वेश्चन कर डाले दोनों के मिला के 75। तो आप तो खुश हो गए, अब तो मेरा बहुत टाइम बच रहा है, 1 घंटा 20 मिनट और 75 ही क्वेश्चन बाकी है, अब तो मुझे आधे भी नहीं करने, मतलब ये आधा पेपर बचा, टाइम बहुत ज्यादा बच रहा है। पर भाई आप ये एक बार जरूर देख लेना कि जो आपने किया है ना वो अभी हिंदी और जीएस को किया है। इस बात पर दिमाग नहीं लगता। टोटल फिर तो क्वेश्चन नंबर याद आता है यार, इतने क्वेश्चन कर डाले मैंने 40 मिनट में और मेरे पास अभी 1 घंटा 20 मिनट है, तो मेरे पास तो बहुत टाइम है। तो नहीं, क्योंकि आपको इस बात का ध्यान रखना है वो अभी आपने करी हुई तो हिंदी और जीएस है जिस पर टाइम ही नहीं लगना चाहिए था। ठीक है बच्चों, तो इसलिए मैं ये कहता हूं हमेशा कि भाई इनमें से एक पहले कर लो, एक प्रेशर खत्म हो जाएगा, और फिर रीजनिंग को ले लो। लेकिन रीजनिंग करते टाइम इस बात का ध्यान रखो कि जो चीजें मुश्किल आए, जो चीजें ऐसे लगे कि यार ये तो टाइम लेगी पर मुझे अभी ना थोड़ा सा मतलब टाइम लगेगा पर मैं अभी लगाना नहीं चाहता, तो आता तो है मुझे सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन मान लो, या कोई ऐसी सीरीज है या कुछ काउंटिंग फिगर्स का है, ये सब टाइम लेने वाले क्वेश्चन है जो मैं आपको नाम ले रहा हूं। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आ गई तो हम क्या करेंगे, या डिसीजन मेकिंग का कोई बॉडी लैंग्वेज वाला सवाल है तो भी टाइम लेगा, या अभिरुचि के क्वेश्चंस है टाइम लेंगे। तो मेरा आपको एक सुझाव है कि अभिरुचि को तो लास्ट में ही करना। अभिरुचि के लिए आप ये मान लो कि आप अपने आराम से 10-12 मिनट बचा के रखना, लास्ट में जरूर बचा के रखना, और अभिरुचि को तभी छेड़ना। तब जो अभिरुचि करोगे ना वो बहुत चांस है कि आप सही कर दोगे, क्योंकि बाकी प्रेशर आपका रिलीज हो चुका होगा। अभिरुचि को अगर बीच पेपर में लोगे टाइम भी ज्यादा खाएगी, कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा, और जल्दबाजी में वो उत्तर कभी सही नहीं होंगे। ठीक है, तो आप रीजनिंग के एक तो अभिरुचि को छोड़ करके चलना लास्ट के लिए, दूसरे जो मैंने सीरीज बताया, मैंने सिटिंग अरेंजमेंट बताया, ऐसे या डिसीजन मेकिंग की लंबी लैंग्वेज का क्वेश्चन बताया, तो ऐसे क्वेश्चंस को ना बच्चे इनको भी शुरुआत में गोला करके चलना कि ये मुझे आते हैं लेकिन बाद में लूंगा। तो अगर आप इस तरह से करोगे तो निश्चित तौर पे आपके बाद में 20 मिनट बच जाएंगे पेपर में, और आप ये नहीं मैं तो एक दोहरे से सब कुछ खत्म करता चलूंगा ताकि दोबारा पेज पलटना ही ना पड़े, तो फिर आप फंसने वाले हो पेपर में। तो ऐसी जिद मत करना प्लीज। ठीक है, आगे अगर मैं बोलूं कि भाई इसके बाद आप हिंदी जीएस में से हिंदी पहले की मान लीजिए, फिर रीजनिंग, फिर जीएस ले सकते हो, फिर मैथ्स ले लो। ठीक है, अब आप ये कहते हो कि सर नहीं ऐसे तो पेज पलटते बावले हो जाएंगे हम, तो देखो इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल तो चीजें हैं नहीं अगर आप ऐसे करते हो, और यहाँ पे फिर ले लेना अभिरुचि और अपने वो क्वेश्चंस जो आपने गोले किए थे, मैथ्स में भी करना गोले खूब, और जीएस और हिंदी में गोले मत करना, क्योंकि जीएस और हिंदी एक बार में ही कि जो होना है वो एक बार में होगा, गोले करने की आवश्यकता नहीं। हाँ आपको लगता है कि नहीं इसको किसी से पूछ पाछ के कर लूंगा, तो भाई सीसीटीवी की निगरानी में क्यों फालतू झंझट में पड़ना है किसी के पूछने पाछने के में, एक बार में सही करो ना। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, यहाँ हो जाएंगे फालतू के सही अगर करने हैं तो ये मैथ्स और अभिरुचि लास्ट में ले लेना, और वो क्वेश्चन अभिरुचि के बाद उन क्वेश्चनों को ले लेना जो गोले किए हैं आपने, मैथ्स में भी गोले करके चलना, इससे टाइम बचेगा, और ये उद्देश्य रखना कि मुझे लास्ट में 15-20 मिनट जरूर बचाने हैं, तो बहुत अच्छा एग्जाम कर जाओगे आप। ठीक है बच्चों, अब आपके दिमाग में ये आता होगा सर अगर क्वेश्चन मिक्स आएंगे तो फिर कैसे करेंगे। बिल्कुल ये हो सकता है, और देखिए मैं सारी बातें बता रहा हूँ, हो सकता है एग्जाम में ये काम ही ना करें, आपका दिमाग चल रहा है उस हिसाब से तरीके से काम करो, आप क्यों नहीं मेरे को यही फ्लो बन रहा है मैं तो ऐसे ही करूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर ये मत बोलना कि मुझे अंकित सर ने ऐसे बोला था मैं वैसे ही करूंगा, नहीं, फिर आपका जो लगता है मजा आ रहा है कि ऐसे करने में, और तो आपको भी लग रहा है खूब तेजी से चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे ही करो जैसे आपका हाथ चल रहा है, कोई वाली दिक्कत नहीं है। और बच्चे दूसरी बात ये भी है कि यार आपने इतने सारे मॉक टेस्ट दिए तो ये सारी बताने वाली बात नहीं है, आपको भी पता होगा कैसे टाइम मैनेजमेंट अच्छा किया जा सकता है। क्या क्वेश्चन मिक्स आएंगे, ये चांस है, आते रहे हैं, पर इतने मिक्स नहीं आते कि एक क्वेश्चन मैथ्स का, एक रीजनिंग का, एक जीएस का, एक ऐसे नहीं, ऐसे आएंगे कि 5 हिंदी के एक साथ आ गए कभी, और फिर उसके साथ रीजनिंग के दे दिए 6-7 या अभिरुचि के डाल दिए, तो ऐसे भी हो सकता है। अगर ऐसे आएंगे तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हम ऐसे ढूंढ ढूंढ के करें, फिर ढूंढ ढूंढ के करना भी नहीं है, फिर एक दोहरे से लग जाना और टाइम का ध्यान रखना। दीवार घड़ी सबसे अच्छी बात है आपके एग्जामिनेशन हॉल में लगी होगी और उसको देख करके चलना है। ठीक है, चलो ओएमआर सीट को, क्योंकि इसके लिए ना एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, जब तक पेपर, ये सबसे पहले बांटी जाती है, जब तक पेपर खुलेगा वो घंटी पे खुलेगा पेपर, आपके सामने टाइम भी हो रहा होगा, अच्छी बात है घंटी बजे की टाइम भी दिख रहा है, तो उससे पहले पहले ओएमआर को तसल्ली पूर्वक भरना। 5-7 मिनट एक्स्ट्रा दे भी रहे हैं वो आपको, वो इसलिए दे रहे हैं ताकि आपकी ऐसी गलतियां ना हो। ठीक है, तो वो वाली टेंशन आप मत लेना, और ये पेपर से पहले ही मिल जाती है, वैसे भी 10 मिनट 15 मिनट पहले आपको दे दी जाएगी।
चलो, तो इसको मैंने आपको इसके लिए अलग वीडियो बना रखा है कैसे भरनी है, एक एक चीज वही उस तरीके से अगर पिछली बार की तरह हमारा आई तो वैसी आएगी जैसे मैंने आपको भर के दिखाई है आगे। और मैंने व्हाट्सएप चैनल पे भी शेयर किया है। क्या स्कोर काफी रहेगा? जी बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कि सर कितना स्कोर काफी रहेगा। तो भाई इसके लिए ना मॉक टेस्ट एनालिसिस बहुत कराए हैं, और जब तक पेपर नहीं आए, पेपर सामने ना हो, तब तक ये बता पाना ही असंभव है कि क्या स्कोर सेफ रहेगा। फिर भी आप देखिए अपने आप को ये मान के चलिए कि ना यार कम से कम 15 से ऊपर मैथ्स करना है, ठीक है। अगर आपका मैथ्स ठीक ठाक है, आप क्यों नहीं सर मेरा मैथ्स कमजोर है लेकिन मैं हिंदी को बहुत अच्छा कर लेता हूँ, रीजनिंग को बहुत अच्छा कर लेता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका 10 का भी मैथ्स होता है तो आप उधर लीड ले जाओगे। ये सबके लिए नहीं है 15। कुछ बच्चे ऐसे मैथ्स को कभी 20-19 से कम करते ही नहीं, तो उनके लिए वही अच्छा है। पर मैं एक एवरेज बच्चे के लिए बता रहा हूं जिसका मैथ्स वीक सा भी है, क्योंकि 15-16 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको कोई भी कर देगा, ठीक है। रीजनिंग की अगर मैं बात करता हूं तो रीजनिंग आपको 45 एक आइडियल स्कोर होता है रीजनिंग में, काट पीटने के बाद 45-47-45-50 के बीच करते हो तो बहुत अच्छी रीजनिंग मानी जाती है। 45 मतलब बेस्ट, मतलब अच्छे स्कोरों में, गुड स्कोरों में आ जाएगा। अब आप देखिए जीएस वगैरह पे बहुत ज्यादा उम्मीद करके मत चलना, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हिंदी को हर आदमी यही कोशिश करता है कि यार 30 प्लस ही रखूं, तो ये एक नॉर्मल सोच बन गई है कि यूपी पुलिस का पेपर निकालना है तो ये एक ऐसा स्कोर हमें चाहिए होगा। और जीएस है वो 20-25 के आसपास ही सबकी जानी है, इससे ऊपर जाती है 25 से तो बहुत अच्छी है, 20 से नीचे आती है तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कम हुई है ना, तो वो वाली बात है बच्चों। ये मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है, बाकी अच्छा स्कोर क्या होगा ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ही बताएगा, उससे पहले नहीं बताया जा सकता। अगर आप चाहते हैं कि हमें बता दिया जाए तो 23 तारीख की शाम को मैं वीडियो लेकर के आऊंगा, दोनों शिफ्ट का पेपर देखने के बाद। तब मैं आपको एक शाम को 23 तारीख को 8 बजे एक वीडियो आएगा, उसमें मैं ये बता रहा हूँ कि आज का बेस्ट स्कोर क्या होना चाहिए। मेरे ख्याल से वो वीडियो ना 23 तारीख के बाद जिनका भी एग्जाम है 24, 25, 30, 31 यानी 4 दिन वाले बच्चों को, हर एक बच्चों को देखनी चाहिए। उसमें ये बताऊंगा कि भाई 2 पेपर देख चुका हूंगा मैं भी, तो उसमें ये पता लग जाएगा कि ये वाले क्वेश्चंस टाइम ले रहे हैं, इन पर टाइम मत देना ज्यादा, और ये क्वेश्चन टाइम लेकर भी नहीं हो रहे इस टाइप के, और फिर भी गारंटी नहीं है कि सही हो जाए गलत, तो उन पर टाइम देना ही बेकार है। अगर देना ही है तो लास्ट में देना है, और कौन सा क्वेश्चन ज्यादा टाइम ले रहा है उसको आप देखते ही छोड़ सको, क्योंकि फॉर्मेटिंग एक सी रहती है सारे एग्जाम्स की, जैसा शुरू के दिन आया वैसा ही बनता रहेगा पेपर आपका। चलो, पेपर लीक की खबरें परेशान कर रही हैं बहुत सारे बच्चे, इस बात से भी तुरंत मतलब ऐसे आ रहा है सर मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, इस बार पेपर लीक हो गया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस तरह के मैसेज आ रहे होते हैं हम लोगों के पास, इधर पेपर लीक हो गया तो ये कुछ करो वो करो। भाई इन सब चीजों से ना आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, और इसके लिए हाँ परेशानी की बात यह देखो, जब चूंकि एक बार हो चुका तो वो लोग भी उस तरह से ही आपकी मजबूरियों का फायदा उठाते हैं कि चूंकि ये लीक का धब्बा लग चुका है तो बच्चे के सामने अगर लीक वाली कोई बात बोल देंगे तो हो सकता है ये आपका कंप्यूटर ये चीजें उठवाता हो, यार थोड़ा सा ना बच्चे का ध्यान डाइवर्ट करते हैं, पढ़ाई वढ़ाई से हटेगा मेरा नंबर आ जाएगा, मतलब ऐसी एक सोच, एक नेगेटिव सोच भी काम करती है इसके पीछे। तो वो उन चीजों के चक्कर में मत पड़ो, उसके लिए प्रशासन बहुत सख्ती से कदम उठा रहा है, हमें विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज उन्होंने की शिकायत के लिए आपको सतर्कता वाली मेल भी दे रखी है, आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है। तो जो सही चीजें हैं जिनको भर्ती बोर्ड भी चाहता है कि ये हम तक पहुंचे, अगर बच्चे के मन में आ रही हैं, और इवन बलिया का मैं एक देख रहा था तो बलिया की एक पोस्ट थी पुलिस वालों ने कहा 25,000 का इनाम भी है, आप बताओ हमें, बलिया पुलिस ने दे दिया कि हमें बताओ कि क्या है, कौन सॉल्वर है आपके पास पेपर के लिए, कौन कॉल कर रहा है, उसे पकड़वा दो, 25,000 का इनाम ले जाओ। तो इस लेवल पे जाकर के हो रहा है काम, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसके लिए मुख्यमंत्री जी से कल मीटिंग भी हुई है, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ, भर्ती बोर्ड अध्यक्ष के साथ भी, तो कितने अच्छे लेवल पे चीजें सीरियस चल रही हैं, तो वो इस मुद्दे को या इन चीजों को इस बार ना हो, एडी चोटी का जोर लगा देंगे। तो आपको भरोसा रखना चाहिए, अपना दिमाग नहीं खराब करना चाहिए, होगा तो वो सबके लिए होगा। और फिर आपको पता ही है कि यार फिर तो देखो अगर चीजें गलत होती हैं तो फिर हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हो, फिर हम सब मिलकर आपकी आवाज को आगे तक पहुंचाएंगे, ठीक है, ताकि प्रॉपर जो मतलब प्रॉपर जगह पर, प्रॉपर चैनल्स पर ये चीजें जा सके और फिर उस तरह के डिसीजन हो सके जैसे बच्चे चाहते हैं। और ये सिर्फ तब होगा कि बच्चे, आप सिर्फ एक किसी ने खबर चला दी, झूठी सच्ची अफवाह कुछ भी, आपने अपने आप को उससे अगर परेशान कर लिया तो ये सिर्फ आप अपना नुकसान कर रहे हो। इन चीजों पे मत ध्यान दीजिए। और मैं उन बच्चों से भी कहूंगा और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि जो बच्चे दलालों के चक्कर में आ जाते हैं या सोच रहे होते हैं यार इस टाइम ना कौन सा दलाल सक्रिय है, मैं अपना काम कर लूं, अपना जुगाड़ करवा लूं, भाई देखिए अगर बच्चे ही दलालों पे जाने बंद हो जाएं तो दलाल कैसे किसी एग्जाम में एंटर कर सकते हैं। दलाल ने एग्जाम में एंट्री की इसलिए क्योंकि बच्चे वहां गए, उसके पास बच्चों ने उसको ढूंढा, बच्चे उसने बेवकूफ बनाए। तो भाई कहीं ना कहीं ये जो गंदी सोच है, ये लालच आता है मन में, ये आप लोगों के मन में भी आता है। तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया अगर ऐसे, तो पहली बात तो कभी जाना मत, क्योंकि अगर ऐसे किसी